है ना, हर हर कुछ साल बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेट पे। आजकल पॉडकास्ट, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट ट्रेंडिंग है। 5 साल पहले वाइन्स ट्रेंडिंग था, कुछ दिनों बाद 5 साल बाद कुछ और ट्रेंडिंग होगा। Hi and welcome to another episode of Aclaren Cast on Aclaren Academy Show. And in this episode, we have someone very special, Azjad Khan, who we have already shot a podcast earlier, but on huge public demand, we have brought him with us again. So, hi Azjad. हाय, हाउ आर यू मैन? I'm good. I'm good. It was very nice to converse with you last time, so I have to, ask you again. So, thank you so much for coming again on our podcast. इट वाज फन फॉर मी टू। इट वाज अ Okay. रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन। Yeah. So, Asad, because we have already discussed about the professional aspects and everything, so let's move on to discuss something else right now in this podcast. So, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो इस बारे में है कि अक्सर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें सोशल वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ही क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे रिलेटिव्स उसको अच्छा बड़ा मानते हैं कि नहीं, मेरे घर वालों को बड़ा लगता है कि नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, इज सोशल वैलिडेशन रियली इंपॉर्टेंट फॉर वन टू बी सक्सेसफुल? एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के ज़माने में, जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है। आप नंबर काउंट्स पे जाते हैं कि यू हैव 6 मिलियन फॉलोअर्स, आई हैव 24 मिलियन फॉलोअर्स, मेरे मेरे दोस्तों ने सिर्फ मुझे 200 लाइक्स दिए। सो ये एक आजकल लड़कियों की खूबसूरती उनके लाइक्स पे डिपेंड करती है कि उनको कितने लाइक्स मिलते हैं, ठीक है। बट समवेयर इससे क्या होता है कि आपको एक एंजाइटी रहती है, यूजलेस एंजाइटी, जिनको आप जानते नहीं, उनके लाइक्स पे आप अपनी लाइफ डिपेंडेंट बना रहे एक तरह से, कि ऐश्वर्या मुझे लाइक करेगा तो मैं अपने आप को अच्छा मानूंगा, मैं अपने अचीवमेंट्स को एक वैलिडेशन दूंगा कि फलाना बंदे ने बोला कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ही मैं अच्छा कर रहा हूँ, जिससे फ्यूचर में मुझे लगता है कि लोग आने वाले टाइम में इस चक्कर में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत कॉमन फैक्टर्स होंगे। मैं टोटली समझता हूँ कि हम मैमल्स हैं, हमें सोशल वैलिडेशन चाहिए। इवन आप एक बंदर को भी देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा बंदर उसकी जुएं ढूंढ रहा है, उसे वो प्लेजर मिलता है। मतलब उसको भी अपने अल्फा मेल एक कॉन्सेप्ट है जो उस ग्रुप में चलता है, एक डोमिनेटिंग पावर है जिसको सब आर पार उसके आसपास घूम रहे हैं। ह्यूमंस के साथ भी सबको वो चीज बहुत पसंद आती है कि उनके आसपास 10 लोग घूमे, 5 नौकर है, एक ड्राइवर है, कोई सलामी करे, पुलिस वाला डरे, ये सबको ये चीज बहुत पसंद आती है। बट आई विल से कि दिस इज नॉट सक्सेस, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मिलता है तो ठीक है, पर इसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए क्योंकि इसमें खुशी नहीं है एक पॉइंट आने के बाद, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, अल्टीमेटली मतलब आप लाइफ में कैसा कर रहे हैं, आप क्या अपने लाइफ से खुश है, अपने अचीवमेंट से खुश है, आपको वो इनर पीस, वो हैप्पीनेस मिलता है, वो इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल ज़्यादा है। और मेरा हमेशा से ये भी मानना रहा है कि वो पैसा पैसा नहीं जो आपको रात में सोने ना दे, मतलब वो पैसा भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपने इसको किस तरीके से कमाया है, तभी तो फिर आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, है ना। मतलब कई लोग मैं देखता हूँ कि वो इतना काम करते हैं कि वो कमाते तो लाइक इन करोड्स हैं, बट वो खर्च नहीं कर पाते, खर्च उनके बच्चे और उनकी वाइफ ही करते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी कोई एक सही माइंडसेट नहीं हुआ अल्टीमेटली। जैसे कि आप बात करें राकेश झुनझुनवाला की, ही इज़ जी। लाइक, उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस अपने पीछे छोड़ के गए वो, बट अल्टीमेटली उन्होंने एक ही बात बोली कि मैंने अपने लाइफ में सिर्फ एक बड़ी गलती करी कि मैंने अपने हेल्थ को निगलेक्ट किया। और अल्टीमेटली एट एज ऑफ यंग एज ऑफ 62 ही इज़ नो मोर विद अस, बट ही वॉज सच अ लेजेंडरी इन्वेस्टर एंड वी गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम। बट अल्टीमेटली बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, क्यों, आपको क्या लगता है इस बारे में कि हमें कई सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलना पड़ेगा टू बी कॉल्ड, टू बी परसीव्ड एज सक्सेसफुल? देखिए, आई बिलीव कि हर चीज का एक एक एक, एक पोर्शन होता है लाइफ में। अगर पानी पीने का भी एक सर्टेन अमाउंट है, मैं दिन रात 24 घंटे पानी पीऊंगा, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, ठीक है। अब किसी ने बोला है कि 1 गैलन एक दिन में पानी पीना चाहिए, 5 to 6 लीटर्स पीना चाहिए, दैट्स गुड। पर अगर मैं 24 लीटर पानी पी लूं एक दिन में, या मैं, किसी ने बोला हेल्थ के लिए भागना अच्छा है तो मैं 20 घंटे भागू 24 घंटे में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली एक बैलेंस लाइफ में बहुत होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि इस टफ लाइफ में, आजकल के जमाने में हमें दिमाग में बचपन से बिठा दिया कि सब कुछ पैसा है, हमारी सब लाइफ में सब कुछ पैसा है। तो आई टोटली अग्री, सब कुछ पैसा है, बट साइड बाय साइड हम हेल्थ, इमोशन, मेंटल स्टेट, इसको जब नेग्लेक्ट करने लगते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। आज मैं देखता हूँ कि आई एम इन अमेरिका, राइट, बट मैं इमोशनली शायद दिल्ली में ज्यादा खुश था, क्योंकि आई वॉज हैविंग माई फैमिली, आई कैन शेयर माई थॉट्स विद माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, राइट। आज आज अमेरिका में कुछ होता है तो आई एम लाइक के क्या मम्मी को बताने की जरूरत है क्या ये बात, वो क्या कर लेंगी बता के भी। तो जब आप
बहुत सारी चीजें अपने अंदर रखते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि जो बहुत फेमस लोग होते हैं, जब जब आप भी अलग होने लगते हैं, जब इंडिपेंडेंट होने लगते हैं दुनिया से, हम्म, अपने 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 हिसाब से लाइफ जीने लगते हैं, तो आपके जो हम्म, थॉट्स हैं आपके दिल में रहने लगते हैं, हम्म, और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ और मेंटल स्टेट, ये जो आपका हम्म, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, और आज की मेजोरिटी इसको नेग्लेक्ट करी, कुछ ओवरडू कर देते हैं कि जिम गए, दवाई खा रहे, मेडिसिन खा रहे, उसकी भी हम्म, जरूरत नहीं है, इतना हम्म, एक्सेसिव भी नहीं करना, पर एटलीस्ट 1 घंटा जिम में देना, आई थिंक इट्स हम्म, कंपलसरी फॉर। हम्म। ओके, अच्छा एक बात, एक हमारी यूजर ने एक हमें कमेंट किया था, तो हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे आज के ज़माने में आप कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन उठाइए अमेरिका में, तो उसकी जो एक परसेप्शन होता है कि इंडियंस टॉक लाइक व्हाट आर यू डूइंग, आर यू दिस, आर यू हैप्पी, आर यू सैड। तो अल्टीमेटली अब जो नई जनरेशन पहुंच रही है अमेरिका में, तो उनका परसेप्शन चेंज हुआ है इस बारे में। आई मीन दिस इज सच ए फनी थिंग, आई मीन उसको मजाक में लेते हैं, बट सीरियसली आज के ज़माने में अगर आपको लगता है कि किसी ने आपसे पूछा कि योर एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट और यू आर व्हाट सो दैट। जो फर्स्ट जनरेशन है कि वो दे टॉक लाइक द अमेरिकन, इन अमेरिकन एक्सेंट, दे नो एवरीथिंग। हम्म, So, but the most of the Indians that come as an immigrant, like first हम्म, timers, they are हम्म, mostly from South India. हम्म, So they have that Telugu Tamil accent, and it हम्म, affects the way right now I'm talking. It's because of Hindi, because my हम्म, first language is Hindi. So I'm हम्म, not talking like an American. हम्म, ये मेरी हिंदी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वो लोग तेलुगु तमिल बोलते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। हम्म, तो वो लोग की आबादी ज्यादा है, तो इसलिए जब अमेरिकन और से उनका, मतलब आप बोल सकते हैं कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो आईटी कंपनीज में है, उनको लोग ज्यादा कॉल सेंटर्स में लोग उनको ज्यादा सुनते हैं। और आई हैव हम्म, सीन, लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव नॉट सीन टू मेनी नॉर्थ इंडियंस इन अमेरिका, to हम्म, be honest. I've seen हम्म, lots of Gujaratis, lots of Andhra people, हम्म, Tamil, and but I have हम्म, not seen lots of people from Uttar Pradesh, Bihar, or हम्म, Delhi. हम्म, That's the reason that when we talk, they ask this question, "Where are you from?" हम्म, So sometimes they think that I'm from Pakistan or some other countries. हम्म, I have to tell them that I'm from India, Delhi. हम्म, And I have lots of time I've got that this compliment that your accent is quite different from other people, and I'm like, no, हम्म, I'm from India. Actually, they are from the southern part of the country, and I'm from the हाँ। northern part. बट द थिंग कि जो मुझे लगता है वो ये कि अक्सर आप आई मीन मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हु आर फ्रॉम तेलुगु एंड तमिल बैकग्राउंड, एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल इंग्लिश एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल इंग्लिश एक्सेंट। सो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि लाइक जो लोग इस एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं वो दे आर नॉट वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर नॉट वेरी adept in English. That is why they speak in that way. I mean, we all know that very many South Indian people who are so good in English, and many South North Indian guys who are very good in English. So I think so. It's all about actually ये तो हमारी मदर लैंग्वेज है नहीं, हमने इसे एक्वायर किया है। तो अगर अमेरिकन भी कोई हिंदी में बोलेगा तो वो तो मज़दार से ही बोलेगा, टू लाइक बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू टॉक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। तो उसके लिए वो एक फ्लुएंसी लाना इज अ सेकेंड पार्ट, पहले सही बोलना इज अ फर्स्ट पार्ट, है ना। Yeah. तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है इंडियंस की, दे आर एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये शायद जो परसेप्शन हमने बना रखा है, ये शायद आज से वो उन लोगों का है जो इतने अच्छे नहीं थे एजुकेशन इंग्लिश में, और शायद उसकी वजह से ही उनका परसेप्शन है। And व्हाट डू यू थिंक? I still believe that most of the Americans who claim that the Indians talk like this, they have not हम्म, met an Indian. हाँ एक्चुअली, Because एंड दे मे हैव मेट एन इंडियन हु इज नॉट वर्किंग इन अ वेरी हाई पेइंग जॉब, मे बी दे हैव वर्कड। and हाँ, there's yeah, and I हाँ, want to add one more thing, that what perception we create in our mind, it is because what we see on TV. hmm. And mostly, I think so. This perception has been also created because of that particular like white supremacy. I mean, they all think that they are supreme, so that is why they know to downgrade the Indian people. I mean, maybe that is why they are all these have this type of accent. Or maybe I mean, I No, could be I wrong. think What do you that think? I have never seen anyone talking about so much of the accent. I think that it's not a big thing. The good part Hmm. about the American people is that they understand that it's not our first language. So Hmm. they just try to like cope up with us, try to understand. Because Hmm. sometimes what happens that it's our second language, so we speak fast. We are not that expressive. Hmm. We don't Hmm. give proper pauses while talking as they Hmm. do. Hmm. So that can be a reason sometimes they have problem understanding us. But Hmm. I think in when it comes to English, I don't think so that it's a problem for us. Like Hmm. they don't judge us on that. But Hmm. when you talk, they know that you're from India because you're talking like this.
Okay, and what तो are the cultural shift about the respect that you have seen? I mean, because we are, India as a country is developing in both in stature and power. So, what do you think the status, the respect for Asians or Indians have, grown or, depreciated in coming like many years? So, what do you think uh, about that? what I have observed that the Americans that I met, right, they are too ignorant about India. Like they don't know anything about it. The only thing they know is that we have a dish called chicken tikka masala. That's it. तो Hmm. उनको सिर्फ इतना ही पता है कि चिकन चिकन टिक्का मसाला डिश होती है, Hmm. वो ग्रेवी वाला होता है, मीठा मीठा होता है, खा लेते हैं, मजा आता है ना। Hmm. बट Hmm. ये नहीं पता है कि इंडियन कल्चर क्या है। उनको ताजमहल पता होगा। आई डोंट Hmm. नो व्हाई, लाइक इट वाज शॉकर फॉर मी कि मैंने जितने लोगों से बात किया, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया। Hmm. Hmm. So, so I Ah. don't know why. Like whatever I told them, they know, but previous history, I think they don't know anything about India. Hmm. 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 Okay. Okay. So, I mean, And and I have a question for you that uh, most of the people who are in India right now, hmm. what they think when someone goes to America, like what will be your imagination that what is happening right now in America? I mean, like Sometimes, I would say the same for the Indians because we are living in India. We are actually more geographically sound, and we are more worldly sound because of our education system, which tends to teach us in every subject. Like geography में हमें सब कुछ पता है कि कौन सा देश कहाँ पर है। आप पूछ लो कि जॉर्जिया कहाँ है तो मैं बता दूंगा जॉर्जिया कहाँ है, या कोई लिथुआना कहाँ है तो मैं बता दूंगा मैं आपको कहाँ पर है, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है। बट अगर हम बात करें कि उनके नेशनल कल्चर और अमेरिकन चीज़ों के बारे में, तो हमें भी ज़्यादा आइडिया है नहीं उनके बारे में कि वो क्या चीज़ें चल रही है। आई मीन वी नो ट्रम्प, वी नो ओबामा, वी नो बाइडेन, और उनको भी शायद मोदी पता होगा। बट द थिंग इज़ कि ये जो डिफरेंसेस हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों के माइंडसेट में। और मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि अब एक कल्चरल शिफ्ट आ गया है लोगों के माइंडसेट में। अब लोग इतना क्रेजी नहीं है कि उन्हें वेस्टर्न नेशन जाना है, या उनकी सक्सेस डिपेंड करती है कि वो किस बड़े नेशन में आके काम कर रहे हैं। आज मतलब अगर आप मेरी बात करें तो आई नेवर वांट टू लीव इंडिया। मतलब मेरे पास मौका भी था और कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आई कैन शिफ्ट माई बेस टू सम अदर कंट्री। बट द थिंग इज कि वाई वुड यू लाइक टू शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ कंट्री दैट इज सो पावरफुल, दैट हैज़ बीन इन द एंशियंट टाइम हैज़ बीन सो पावरफुल। लाइक वी नेवर यूज टू। आप याद करो बचपन में जब हम हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो हमें लोगों के बारे में, आप सोचो ना आज हम बात करते हैं कि आप बताओ कितने अमेरिकन इंडिया में आकर के काम करते होंगे। आप मुझे एग्जाम्पल का आंसर दो मुझे। I think it's a good number क्योंकि Bangalore और Delhi, I've seen lots of foreign people. फॉरेन पीपल ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास आईटी सेक्टर डेवलप हो गया, बट जब हमारे आज से हम 50 साल पहले बात करें तो कोई भी फॉरेन नेशन का बंदा इंडिया में आके काम नहीं करता था, ठीक है। अगर हम एंशियंट की बात करें, लोग हमें कहते थे कि एंशियंट में वो हमें सिविलाइज करने के लिए आए हैं और ब्रिटिशर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अगर आप बात करें तो आपको कितने बंदे मिलेंगे इंडिया से बाहर जाके काम करने वाले जो ऐसा काम करते थे? कोई नहीं मिलेगा आपको। बट आपको कितने बंदे इंडिया में काम करने वाले मिलेंगे? फाहिन इंडिया, ह्यू सैंग इंडिया, कोलंबस भी इंडिया ढूंढने निकला था, वास्को डी गामा इंडिया आ रहा था। तो पूरे दुनिया इंडिया ही आ रही थी। और अगर हम उस समय, हमको कभी किसी ने नहीं बताया अपनी टेक्स्ट बुक कल्चर में कि इंडिया वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। आई मीन चाइना वॉज द Before, ओनली एक्सेप्शन दैट कुड स्टैंड विद अस, अदरवाइज देयर वाज नो अदर कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड की जो हमसे राइवल कर सके। तो एंशियंटली हम लोग बहुत पावरफुल रहे, आने वाले 50 सालों में हम बहुत पावरफुल होने वाले हैं। तो इट्स जस्ट एक छोटा सा एक ग्लिच आ गया बीच में, आई वुड से, कि जहाँ पर हमारा वो एंड स्लेवरी वाली चीज़ें हो गई, वरना अदरवाइज वी हैव बीन पावरफुल एंड वी विल बी पावरफुल वंस और अगेन। बिफोर ब्रिटिशर्स हम लोग का जीडीपी 25% था, एंड दे ग्लोबल जीडीपी वर्ल्ड परसेंट, राइट? जीडीपी हाँ हाँ। 25% और आज 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 आई मीन आफ्टर इतनी डेवलपमेंट के बाद भी आज शायद ये हार्डली 3 to 4% होगा। 3 to 4। इतने होने के बाद भी, हाँ। तो आप सोच सकते हो कि 25% पे आप क्या कर रहे होंगे, और आज आप मतलब इस 33% पे हम इतनी प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये बात तो है कि मतलब एज एन इंडियंस ना हमें बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कराई गई हैं। मतलब हमें पढ़ाया नहीं गया है, बताया नहीं गया। आप साउथ ईस्ट एशिया में देखो तो आपको बाली में मंदिर मिल जाएंगे, इंडोनेशिया में लोग मिल जाएंगे, बट वो बातें कोई नहीं आपसे करता कि वो इन्फ्लुएंस बना कैसे। आई मीन कभी आपने हिस्ट्री में नहीं पढ़ने को मिलेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस कैसे बना, है ना। हमें खाली ये बताया था कि बाहर के इन्वेडर्स आए और उसने हमें कॉलोनाइज किया और उसने वो किया। तो कहीं ना कहीं ये एक एक है ना, एक एजुकेशनल गैप है ना जो शायद डेलिबरेटली डाला गया है हमारे सिस्टम में। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखता है कि हम, और बचपन से शायद हम लोगों को ये चीज दिखाई गई है कि स्किन कलर आप देख सकते हैं, जैसे व्हाइट कलर एक स्किन है। हम्म। बचपन से आई हैव सीन एवरीवन यूजिंग फेयर एंड लवली, हम्म। सबको गोरा लगता है। तो हाँ ये जो हाँ। रेसिज्म की जो फीलिंग है हम में हमेशा सबसे ज्यादा है, टू बी हाँ ऑनेस्ट। हम लोग
हम सबको गोरा दिखने का बहुत शौक रहता है, ये रहता है। पर अब ये तो बताओ ये ना, सब गोरा दिखने का शौक भी क्यों है? क्योंकि हम गोरा हो सकते हैं, मतलब हमारी स्किन ऐसी है, जैसे आप ब्लैक हो तो ब्लैक से वाइट नहीं हो सकते, ठीक है? आप वाइट हो, आप वाइट से ब्लैक नहीं हो सकते। बट अगर आप ब्राउन है तो आप ब्राउन से लाइट हो सकते हैं, आप ब्राउन से डार्कर ब्राउन हो सकते हैं। ये शेड वेरिएशन है हमारे पास। इस वजह से लोग ब्लीचिंग कराते हैं। आई मीन ब्लीचिंग क्यों कराते हैं लोग? ये क्वेश्चन ही क्यों आता है कि मुझे गोरा बनना है? क्योंकि हाँ हाँ। वो एक, हमें लगता है कि एक फेयर स्किन वाला ज्यादा खूबसूरत दिखता है। हम्म। मतलब ये एक आप माइंडसेट देखिए, है ना। आप देखिए आपको कितने स्मार्ट और कितने सुंदर आपको हीरो हीरोइंस मिलेंगे जो डार्क होंगे, लेकिन उनका फेस कट इतना प्यारा होगा कि आप उनको देख हाँ करके आपको उतने स्मार्ट लगेंगे। तो अगर हाँ, वो हमें बिल्कुल। स्मार्ट लग सकते हैं, तो आम जीवन में हमें लोग क्यों नहीं ऐसे पसंद आ सकते, या हम खुद क्यों और नहीं पसंद कर सकते? ग्लोबली मैंने देखा है कि सांवले लोगों को लोग बहुत खूबसूरत मानते हैं, बट इंडिया में ये कल्चर नहीं है। लोगों को लगता है कि जो गोरा है वो ज्यादा खूबसूरत होता है। और जबकि हम्म आपको एक फैक्ट की बात है कि द वाइट स्किन हाइड्स योर फीचर्स। जब हम्म आप गोरे रहते हैं ना, आपकी आंखों के, नाक के फीचर्स छुप जाते हैं। पर अगर आप काले हम्म होके खूबसूरत है ना, वो सही हम्म। खूबसूरती है, क्योंकि आपके शार्प फीचर्स प्रॉपर्ली दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, तो पता है, ब्लैक हेयर से बेहतर तो कोई हेयर नहीं है। ब्लैक हेयर इज हाँ, द बेस्ट हेयर। आई मीन लाइक, अगर आप कलर की बात करें, हाँ, तो ये तो आई तो है कहीं टोटली, ना कहीं। हाँ मतलब काले लोग भी उतने ही खूबसूरत होते हैं, पर सोसाइटी को हाँ। टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में। बट आई स्टिल बिलीव कि ये सब चीजें खत्म होंगी। Absolutely. I mean, you can see so handsome black guys. I mean, they are so handsome that you can envy them, right? I mean, वो इतने smart और handsome होते हैं. But because of our mindset, की हमारी mentality की वजह से, कि हमें सिर्फ गोरी स्किन अच्छी लगती है, शायद कहीं ना कहीं हम इसी वजह से इन सब चीज़ों को ऐसे देखते हैं। हम्म। तो अगर हम बात करें असद की, अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो व्हाट डू इज द डिफरेंस लाइक? आपको चाइनीज लोग भी बहुत मिले होंगे अमेरिका में, बिकॉज यू नो दैट इज वेयर यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद these एशियन guys like Chinese, and about their habits and about their cultural mindset? What do you think about them? The Chinese food, it's good. The food was good, and the people that I interacted, Hmm. they were mostly from the IT, and they were nice people, I will say. हाँ. So the good part about America that I observed is that यहाँ पे हर कंट्री से कोई ना कोई आ गया है, ठीक है। Hmm. सो Hmm. बिकॉज ऑफ दैट, जो फूड मैंने शायद अपने लाइफ में कभी पहले ट्राई नहीं किया था, वो सारा यहाँ पे सारी क्विजीन्स, इट कैन बी मिडिल ईस्टर्न फूड, Hmm. it can be Chinese, it can be European, it can be Mexican, South American. तो Hmm. यहाँ पे मैं हर टाइप के लोगों से मिला, बिकॉज आई थिंक दे कॉल इट अमेरिका एज अ बुके ऑफ लाइक लॉट्स ऑफ कंट्रीज, राइट? हर कंट्री के Hmm. छोटे छोटा पोर्शन अमेरिका में रहता है। इफ Hmm. यू कम टू अमेरिका यू विल सी कि एक मार्केट है, उस वहाँ से चाइनीज सामान मिलता है, Hmm. क्योंकि वहाँ पे Hmm. आज सिर्फ चाइनीज पॉपुलेशन। आप एक जगह है, वहाँ पे मिडिल ईस्ट। इफ यू गो टू Hmm. एनाहाइम एंड क्लोजर टू एलए, वहाँ पे सब मिडिल ईस्टर्न लोग ही रहते हैं। तो आपको लगेगा कि वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि अब उसका नाम लिटिल अरब कर दिया है उसका, क्योंकि अच्छा। वो कि इतने ज्यादा वहां पे अरबी रहता है, एंड द काउंटी हैज अप्रूव्ड इट। सो आपको कुछ कुछ चीजें इतनी फैसिनेटिंग मिलेगी। अब तो वो चीज देखने में अच्छी लगी। और एक चीज समझ आ गई अमेरिका आने के बाद कि हर जगह के लोग, कुछ हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। Hmm. एंड जो ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं ना इंडिया में, कि भाई ये लोग बुरे हैं, ये लोग अच्छे हैं, तो वो Hmm. चीज में समझ आई कि आपको कुछ चाइनीज अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे, एंड इट Hmm. गोज विद एवरी कम्युनिटी। सो And मुझे, community, and I do not want to go into that space, but since you have mentioned it, because अब देखिए आज के ज़माने में इंडिया में ये रिफ्ट जो है हिंदू मुस्लिम में थोड़ी सी बढ़ रही है। आई मीन, एंड बिकॉज यू नो आई नेवर वांटेड ब्रो, टू यू गो इन शुड दैट साइड। स्टॉप, ऐसे कट कर दो। अरे नहीं, एक्चुअली द थिंग इज कि लाइक, आई मीन वी आर ऑल द सेम, बट द थिंग इज कि लाइक इट्स ऑल द पॉलिटिक्स एंड ऑल द थिंग्स, लाइक व्हेन इट कम्स टू कल्चर, व्हेन इट कम्स टू रीजन, व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज, we differentiate each other because of that particular politics, the power to rise and the power to differentiate. Because आम आम आदमी की मेंटालिटी जानते हैं आप सबसे बड़ी क्या होती है? कि हम संघर्ष में ज़्यादा बिलीव करते हैं सहयोग के मुकाबले। और जिस दिन हम ये सहयोग का पावर समझ जाएंगे ना, कि आप कोऑपरेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्फ्लिक्ट, तभी हमारे साथ बदलाव आएंगे। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट depth into हाँ, these religious aspects. But again, I would like to say that again, I mean, we are all the same, and until unless we realize our full potential together, we're not going to rise up again as a great power. So yeah. सो तो वो जो हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम सोशल वैलिडेशन की, सो आजकल मैं देखता हूँ कि इंडिया में ये चीज ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती है, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट डिप्रेशन, हम्म कि हम्म हम सब धीरे धीरे अब सोसाइटी ऐसी बनती जा रही है कि हर बंदा फोन पे बैठा हुआ है। हम्म
एक लिविंग रूम में 5 लोग बैठे सब फोन चला रहे हैं, कोई किसी से हम्म बात नहीं कर रहा है। हम्म तो ये जो कम्युनिकेशन में जो गैप आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जिंद हजारों सालों से बात करते थे, फोन हम्म को आए हुए 20 साल भी नहीं हुए, ठीक है, हम्म हम्म स्मार्टफोन को आए हुए, हम्म अचानक से हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं। और अब मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा, अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा, मैं हम्म स्क्रीन पे से स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे डोपामिन रिलीज दे रहा है, ठीक है। हम्म तो ये जो प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू थिंक के आने वाले इसके रिpercussions क्या होंगे, क्योंकि हम पहली जनरेशन है जो ये चीज कर रही है पहली बार। मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट हमें आज भी दिखने लगा ही है। आप देखो ना, आप फोन से जितने करीब हो रहे हैं आप लोगों से उतने दूर हो रहे हैं। और हमें लगा था कि फोन हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन बनेगा जो हमारे खाली टाइम को और इम्प्रूव करेगा और हमारे सोशल कोलैबोरेशन को और अच्छा करेगा, बिकॉज ऑफ वी कैन रीच एनी वन इन द इंटायर वर्ल्ड थ्रू आवर फोन, राइट। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि फोन से हम इतना कनेक्टेड हो गए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाकी लोगों से दूर हो रहे हैं। दूसरा, आपके जो नेशनल बाकी सेंसेस हैं, जैसे आपके आपका देखिए आप आपके आंखें, एक इनफैक्ट यू नो दे हैव बीन रिपोर्ट ऑफ पीपल गोइंग पार्शियली ब्लाइंड और कंप्लीटली ब्लाइंड बिकॉज दे आर यूजिंग फोन while they are sleeping in their complete darkness. So there have been reports that this scenario, you know, like using phone at the complete darkness in the night in your blanket, can adversely affect your eyes. These earphones that we are using is actually harmful to our eardrums, right? आती है ना, देखिए आपकी फोन्स ने एक्चुअली हमें दूर ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू पास। अगर मैं आपको एक रिपोर्ट दूँ, माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग काम करते हैं हायर एग्जीक्यूटिव्स पे, उनकी बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होता है। उस स्कूल्स में बच्चे जब तक कि 12 साल के नहीं आते तब तक उनको फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता, बिकॉज दे थिंक एंड थ्रू डिफरेंट स्टडीज़ दे हैव ऑब्जर्व दैट अगर बच्चा ग्रोइंग स्टेज में फ़ोन को टैप कर रहा है तो उसकी फिंगर की ग्रोथ रुक जाएगी, आई मीन फिंगर की चीज़ें रुक जाएंगी। तो दैट इज समथिंग दे आर डूइंग एट दैट टॉप मोस्ट लेवल। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है कि वो लोग जो हमें पकड़ा रहे हैं ये इक्विपमेंट्स वो खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो शायद कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी होगी कि ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितना हमको लगता है कि लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों के साथ ना मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि दे आस्क देयर किड्स नॉट टू यूज फोन, बट वो खुद काउच पे बैठ के फोन चला रहे हैं। सो आई हाँ। वाज रीडिंग अबाउट पेरेंटिंग, तो पेरेंटिंग का जो फर्स्ट पार्ट है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड पेरेंट, हम्म यू डोंट टेल देम कि तुम्हें करना क्या है, यू हम्म स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। अगर आप एग्जैक्टली। अपने बच्चे को चाहते हैं ना कि वो नॉवल पढ़े, हाँ। तो एज अ पेरेंट मुझे भी नॉवल पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा किताब पढ़े, वो नहीं होगा। हाँ। इट गोज विद अस ऑल्सो। आज हम लोग हम्म। इतने बड़े टीवी एडिक्ट क्यों हैं कि हमारे पेरेंट्स भी थे। हाँ, चिल्ड्रन टेंड टू कॉपी देयर पेरेंट्स, दे डोंट टेंड टू लिसन टू देम, दे टेंड टू कॉपी। आई हैव सीन हाँ। माय मदर वाचिंग लॉट ऑफ टीवी एंड आई गॉट फ्रॉम हर के मुझे भी बैठ के टीवी देखना पसंद है। वो मुझे याद है, वो हम्म। सास बहू की चलता था, वो कसौटी जिंदगी की चल रहा है, और हाँ। मेरा कल क्लास टेस्ट भी है, पर मुझे देखना है कि हाँ। वो कमौलिका क्या करेगी। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने आता हूँ अजद, वो ये है कि आज के ज़माने में ना दिस वर्ल्ड इज़ मोर अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, है ना। और आप देखिए तो आजकल आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे और वो मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितने इंपॉर्टेंट है वो हमारे लाइफ में, या फिर उनको फॉलो करना कितना वायबल है, टू अचीव अ सिंपल स्किल और और टू बिकम सक्सेसफुल? आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल जो इंस्टाग्राम पे बन रहे हैं 100K 200K के साथ, हम्म आई थिंक कि उनको बिलीव करना मेरे अकॉर्डिंग एकदम ही गलत है। हम्म क्योंकि मुझे लगता है कि द बेस्ट सोर्स ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इज रीडिंग बुक्स। हम्म एटलीस्ट हर इंसान का गोल ये होना चाहिए कि इन हिज लाइफ स्पैन ही शुड रीड 100 बुक्स एटलीस्ट। हम्म हर साल कम से कम 10 5 बुक पढ़े वो, हम्म ताकि उसका दिमाग खुले। होता है कि इन्फ्लुएंसर्स क्या है, मैं हूँ, मेरे 50 के फॉलो है, कल एक कंपनी आती है, मेरा डोरबेल बजाती है, भाई तेरे को ये साबुन बेचना है, हम्म तेरे को 10,000 मिलेंगे। सो आई एम लाइक कि मेरी अर्निंग ही नहीं है, मैं साबुन बेच दूंगा। अब मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, हम्म साबुन गोरा करता है, साबुन से ये हो जाता है, साबुन तेरी जो प्रॉब्लम्स है स्किन की ठीक कर देगा। हम्म बट इन रियल क्या मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़े, हम्म क्या मैंने रिसर्च की? मैं दस हम्म हजार रुपए के लिए इतना रिसर्च नहीं कर रहा। वो जो हम्म इन्फ्लुएंसर है वो कितनी मेहनत करता है कोई नहीं जानता, ठीक है। हम्म इवन कि प्रियंका चोपड़ा टुक 10 years टू से कि फेयरनेस क्रीम्स का एड वो नहीं करेगी। हम्म शाहरुख खान वाज डूइंग फेयर एंड हैंडसम फॉर 20 years, राइट। इतने हम्म बड़े लोग जिनको दुनिया पूछती है भाई, बेसिकली इंडिया में इनकी हीरो वर्शिपिंग की जाती है, वो हाँ। लोग ये सब करते हैं। आज आज भी अक्षय कुमार शाहरुख खान गुटखा बेच रहे हैं। हम्म तो इसका मतलब ये नहीं कि गुटखा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ना ही उसमें केसर डला हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। जिसको लगता है कि केसर डला है, इसमें केसर नहीं है, क्योंकि केसर हाँ। 1.5 रुपए किलो आता है और 4 रुपए के पैकेट में कोई नहीं डाल रहा है। पर हम हाँ। सब
है कि शाहरुख खान खा रहा है तो शायद बिहार में बच्चा भी सोचता है कूल है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ इंस्टाग्राम रील जहाँ पे बच्चा बोलता है कि शाहरुख खान खा के नहीं मरा, मैं कैसे मर जाऊंगा। हाँ, हाँ, करेक्ट। सो कभी कभार क्या होता है कि हम रोल मॉडल्स आज की दुनिया में बहुत गलत बना रहे हैं, जबकि हमें रोल मॉडल्स बनाना चाहिए बी आर अम्बेडकर को, जिस जिस बंदे ने बीइंग एज अ शेड्यूल कास्ट 2-2 हम्म, 3-3 पीएचडी की कोलंबिया से यूनिवर्सिटी से। आज उनका हम्म, कोई जिक्र नहीं करता। आज हमारे रोल मॉडल्स कौन है? एक्टर्स, हम्म, जिनकी खुद की कोई ऑथेंटिक कोई अप्रोच नहीं है लाइफ को लेके। वो रात में कल गाना बनाते हैं 4 बजे तक दारू पीऊंगा और अगली सुबह बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। इफ मैं 4 बजे तक हाँ, दारू पीऊंगा तो सुबह 4 बजे उठूंगा कैसे? बट हाँ, पर पर इनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, और विद टाइम दे चेंज, राइट? हम्म, जब जैसे पब्लिक की डिमांड हिसाब से वो मूवी बनाते हैं और वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इफ यू वांट टू रीड रियल हीरोज, बहुत सारे इंडिया में हैं जिनको हम पढ़ सकते correct. I हैं। mean, और I mean, social activists are really are should be a role model rather than these entertainers. जो एंटरटेनर, हाँ, दे आर एक्चुअली entertainers. उनको हमें रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो आज का जो ज़माना है वो अट्रैक्ट हो चुका है, मतलब जा चुका है उस इन्फ्लुएंसर सेक्शन में। और जैसे कि शाहरुख खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि he is the last, superstar from Bollywood. The next superstar is going to be from the social media. So what do you think? Is it going to happen, or we are going to continue that stardom from our Bollywood and from our heroism, from our fiction characters? what I have observed being a stand-up comedian or YouTube content creator, right? In Hmm. the starting, you will have lot of content, right? First Hmm. 10 videos, 15 videos, you will be funny, everyone will be liking you. Hmm. बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कंटेंट रिपीटेटिव हो जाएगा, जो Hmm. आज टीवीएफ के साथ मुझे दिखता है। ऐसे Hmm. बहुत सारे यूट्यूब चैनल है कि आप उनके कंटेंट में वो मजा नहीं आता जो मुझे बचपन में देख के राउडीज देख कर आया था, Hmm. Hmm. कि ठंडक थी इसलिए उसने छोटे कपड़े पहने, इसलिए मैंने उसको Hmm. मना किया, ठीक है। Hmm. तो अंडा काला होता है, दैट जोक्स उस टाइम जो हिट करते थे, आज वही जोक्स वो रिपीट कर रहे हैं, और वो अटैचमेंट नहीं आ रहा मुझे, Hmm. 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 क्यूरियोसिटी नहीं होती उनकी वीडियोस देखने में। तो मैं कहता हूँ कंटेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जब रिपीटेटिव होने लगता है ना, तो Hmm. बनने लगता है। अब Hmm. देखिए जितने भी यूट्यूबर्स है ना, हर हर कुछ साल बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेट पे। Hmm. आजकल पॉडकास्ट, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट ट्रेंडिंग है। Hmm. Hmm. 5 साल पहले वाइन्स ट्रेंडिंग था, कुछ Hmm. दिनों बाद, 5 साल बाद कुछ और ट्रेंडिंग होगा। तो Hmm. आई स्टिल बिलीव कि ये मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है, तुरंत चेंज हो रहा है। Hmm. मुझे पता नहीं कि ऐसी कौन सी मार्केट होगी जो उसको होल्ड कर पाएगी। Hmm. 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 एक टाइम के बाद इसमें स्टैग्नेंसी दिखती है मुझे, हर फील्ड में, वो कोई भी चीज हो। ये Hmm. बॉलीवुड या हॉलीवुड की तरह एवरग्रीन नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्रैड पिट या कैप्रियो है जो हर साल एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ आ रहा है। Hmm. Hmm. यहाँ पे हम बहुत जल्दी यूट्यूबर्स को जितनी जल्दी जानते हैं उतनी जल्दी भूलते भी। भूलते भी हैं, सही बात है। और आज के ज़माने में टाइम स्पैन हमारा इतना कम हो चुका है ना कि हम किसी एक बात में टिक नहीं पाते। मेरे ख्याल से अगर आज बॉलीवुड या हॉलीवुड शुरू भी होता तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना उस टाइम पे हुआ, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ एंटरटेनमेंट। आज एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। आज हम बेसिकली, मेरे ख्याल से आने वाला जो ज़माना है ना वो उसका बेस्ड है, मतलब कि एक रियल आदमी पे। मतलब आप देखो ना, रील्स कितने चल रहे हैं आज के ज़माने में। आज हर एक बंदा इन्फ्लुएंसर बन के आपको एंटरटेन कर सकता है। तो ये पोटेंशियल है एक सोशल मीडिया चैनल की। बट बट जितना आई भी विल हम से अट्रैक्ट। बट आई विल हाँ, स्टिल से कि 90% ऑफ द डेटा इज क्रिंज ऑन सोशल हाँ, मीडिया। अब एब्सोल्युटली। यहाँ पर भी हार्ड फॉलोइंग हो रही है। किसी एक बंदे ने कोई एक नया सोशल टॉपिक लिया है तो हर बंदे उसी पे वीडियो बना रहा है ना। मतलब क्रिएटिविटी की भी ना एक मतलब बहुत कम है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन इस फील्ड में लेकर के आ रहे हैं। और जो एक आदमी लेके आता है उसे कॉपी करना शुरू हो जाते हैं सारे लोग। और जैसे मुझे क्या लगता है कि आजकल क्या हो रहा है कि वो एक रील्स थी उसमें सब अंधे बन रहे थे, ठीक है। एक हम्म, लड़का हम्म, लड़की, उसमें लड़का अंधा निकल जा रहा है, लड़की अंधी निकल जा रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि उस पे हजारों वीडियोस, इवन तन्मय भट्ट मेड दैट वीडियो, राइट, हम्म, जहाँ पे वो सबका मजाक उड़ा रहा है कि देखो सब अंधे बन के, राइडर आई एम अ प्रोवाइडर गाना बज रहा है पीछे। तो हम्म, मैं देखता हूँ कि जब मैं उस ऑडियंस को देखता हूँ जो उसको देख रही है, आई फील सैड फॉर देम कि उनको वो चीज एंटरटेनमेंट लगती है। क्योंकि हम्म, पता है कभी कभार क्या होता है कि एंटरटेनमेंट का, इट्स आवर जॉब टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, जो हम्म, नेटफ्लिक्स कर रहा है। हम्म, आज आज हम राजकुमार राव की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, के मेनन की कर रहे हैं, हम्म, जिनको बॉलीवुड ने उतनी रिस्पेक्ट कभी नहीं दी, बट आज हम्म, नेटफ्लिक्स अमेजोन दे रहा है। तो जब हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम जैसे जब, जिन्होंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी, मैं ज्यादा नहीं बोलता, जिन्होंने थोड़ी बहुत दुनिया, जिनको पता है कि क्वालिटी वो क्रिंज है और ये क्वालिटी है, तो इट इज आवर ड्यूटी टू टेल एवरीवन कि अच्छा सिनेमा देखो, अच्छे क्वालिटी चीज देखो।
आज हम्म कितने लोग हैं इंडिया में जिन्होंने सत्यजीत रे की एक भी मूवी देखी हो? हम्म और बात कर आज हम हम्म बोलते हैं कि यार वो हॉलीवुड वाले क्या मूवी बनाते हैं, पर हम्म जब हम जो अच्छा सिनेमा इंडिया का है वो हम कंज्यूम ही नहीं करते हैं। जब मैं हम्म अब मैं ही हूँ, अब जनवरी में पठान मूवी आएगी शाहरुख खान की, इफ आई हम्म गो एंड वॉच देयर, वॉच इन हम्म द थिएटर, आई एम द कल्प्रिट। अब मैं ये ना बोलूँ कि मनोज वाजपेयी की मूवीज अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब उसकी हाँ मूवी थिएटर में लगी तो मैं गया ही नहीं, हाँ क्योंकि मैं उसको हाँ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ कि मैं थिएटर जा रहा हूँ 200 रुपए खर्च कर रहा हूँ। हाँ पर हाँ शाहरुख खान, हाँ सलमान खान, अक्षय कुमार, इनकी मूवीज मैं थिएटर में जाके देखता हूँ। और क्या अब लोग कंप्लेन क्यों करते हैं कि सलमान खान वैसी मूवीज कर रहा है? आप देखो ना, एक के बाद एक सेम कॉन्सेप्ट पे सेम मूवीज आती है, जहाँ भाई भाई होता है, भाई से बड़ा कोई नहीं होता, भाई अकेले सबको मारता है। हमको अगर यही देखने ही है तो वो हमको वही देगा ना। आई मीन वो भी तो ये देख रहे होते हैं कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। अगर वो लोगों को यही पसंद आ रहा है तो फिर आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो कि वो किसी मूवी में कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखा रहा है, सीन दिखा रहा है और वो सब चीज़ें कर रहा है? तो आप कंज्यूम करो और उसको फिर आगे। और और एक और चीज है कि इंडियन ऑडियंस के साथ एक सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम भी है कि वो लोग उतने ज्यादा बड़े कंज्यूमर नहीं है सिनेमा के। अब जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, ठीक है। हम्म आई रिमेम्बर कि मैं एक साल में एक या दो पिक्चर, किसी के साथ हम थिएटर नहीं जाते थे, हमारे पेरेंट्स और मेरी हम्म फैमिली, ठीक है। हम्म अब हम्म जब हम एक दो मूवीज देखते हैं ना तो वी विल थिंक के आमिर खान की 3 इडियट्स देखने चलते हैं, हिट हो गई है। अब हम हम्म एक मूवी देख रहे हैं, दो मूवी देख रहे हैं, तो हम ऐसे एक्टर्स की देखने जाते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, थिएटर हम्म भरा हुआ है, उस हम्म मूवी में डांस भी हो रहा है, कुछ जोक्स हम्म भी हैं, थोड़ा सा रोमांस भी है, थोड़ा सा हम्म रोना भी है, और थोड़ा बहुत एक सोशल मैसेजिंग भी है। तो हमें हम्म उस टाइप की मूवीज देखने ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम एक ही बार जा रहे हैं। हम्म पर जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं, हम्म जैसे रमन राघव नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन की सिद्दीकी की एक मूवी थी, ठीक है। वो सिर्फ हम्म एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ना सिर्फ एक ड्रामा है, वो एक ट्रेजेडी हम्म एंड ड्रामा मूवी, उसमें कुछ जोक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम्म मोस्ट ऑफ द ऑडियंस सिर्फ एक चीज देखना नहीं चाहती, वो चाहती है कुछ गाना भी हो जाए, थोड़ा सा एक आइटम सॉन्ग भी देख लूं मैं, हाँ कुछ हाँ एक फनी कैरेक्टर राजपाल यादव जैसा भी आ जाए, 5 जोक भी मार दे वो। हाँ तो हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हैं एक मूवी में, इसलिए शायद मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ये एक्टर्स फेमस है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान पर फिर या हम अक्षय कंप्लेन कुमार। भी तो करते हैं कि कितनी अच्छी हॉलीवुड मूवी जिसमें कोई गाना नहीं है, सीधे सीधे सिंपल मुद्दों बात करी जा रही है, सिंपल इंसिडेंट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ हमें सारा एंटरटेनमेंट भी चाहिए और एक तरफ हमें फिर वो हॉलीवुड की कल्चर को भी एडमायर कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और नहीं है वही कहीं ना वही कहीं? मैं वही तो मैं हिपोक्रेसी बोल रहा हूँ कि वी ऑल से कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज अ रियली गुड मूवी, बट हम्म हम भी जब हॉलीवुड कंज्यूम थिएटर में करने जाते हैं तो हम क्या देखने जाते हैं? एवेंजर्स देखने जाते हैं, हम्म एवेटार देखने जाते हैं, हाँ टॉप गन देखने जाते हैं। हम थिएटर में वो सीरियस मूवीज नहीं देखने जाते, हम उसको हाँ आज भी नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे कंज्यूम कर रहे हैं। इंडियन हाँ ऑडियंस हाँ आज भी उस क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज को थिएटर में नहीं जाती देखने। नहीं आती, आज हाँ। जो आज इंडिया की सबसे ज्यादा हॉलीवुड मूवी जो जिसने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो एवेंजर्स है ना। हम्म। अब एवेंजर्स देखने जो जा रहा है तो उसको भी पता है कि भाई इनको वही चाहिए, मार काट, हीरोज, थोड़ा सा हम्म इमोशन डाल दिया, आई लव यू हम्म 3000 बोल दिया, सबको वही पसंद आ रहा है। हाँ हाँ तो तो मैं कहता हूँ ये ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छा सिनेमा कंज्यूम करें। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सिनेमा है, इवन बंगाली सिनेमा आई विल से कि इट्स प्रीटी गुड, तमिल सिनेमा, हम्म मतलब ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनको हमने इग्नोर किया है। के मेनन हम्म की कितनी मूवीज हैं पास्ट में जो हम्म हम जानते हैं, हमने देखी हमने, क्योंकि हम विकिपीडिया पे गए सर्च किया। पर लोग उतनी मेहनत नहीं करते, लोगों को क्या चाहिए कि हम्म जो दिख गया देख लिया। हाँ बट हाँ देयर रियली गुड मूवीज इन इंडिया टू जो हॉलीवुड लेवल की है। हम्म। और हम जो ऑस्कर नहीं जीत पाते उसके पीछे एक रीजन ये है कि हम सिर्फ एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो जो फॉरेन फिल्म की कैटेगरी। अगर कोई बोलता है ना कि इंडियन मूवीज ऑस्कर लेवल की नहीं होती, तो मैं ये बोलता हूँ कि अब मैं एक आदमी हूँ, मुझे 25 कैटेगरी में नॉमिनेशन है और एक बंदे को एक एक में नॉमिनेशन है, तो प्रोबेबिलिटी मेरे जीतने की ज्यादा होगी। तो हम बात घूम फिर के तो वहीं पे आगे सोशल वैलिडेशन की। आपको क्या जरूरत है ऑस्कर की आपको अच्छी मूवी कहलाने के लिए? आपको कोई जरूरत नहीं है। ऑस्कर आप नहीं मिल रही है, आप नहीं मिल रही, वो एक यूएसए की कैटेगरी है। इट्स नॉट अ ग्लोबल कैटेगरी, इट्स नॉट द हाँ। वर्ल्ड की यूएन ने उस कैटेगरी को बनाया है। वो एक कंट्री की स्पेसिफिक कैटेगरी। अब आप वियतनाम की फिल्म फेस्टिवल में नहीं जा पाते तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? कोई कैसे क्या कर सकता है ना? और तो आई विल से कि मतलब अब जैसे नेशनल अवार्ड्स हैं, हाँ शाहरुख खान ने आज तक एक भी नेशनल अवार्ड नहीं जीता है, और उसके हाँ कितने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। हाँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि हर कंट्री का एक अलग पैटर्न होता है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नेशनल अवार्ड ज्यादा ऑनेस्ट लगते हैं इन टर्म्स ऑफ मूवी, टू फॉर माय हम्म ओपिनियन, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ और ऐसे मुझे लगता है कि ऑस्कर शायद अमेरिका के एक जेन्युइन अवार्ड्स हैं उनकी हम्म मूवीज के लिए।
उनकी मूवीज के लिए। इंटरनेशनली वो बने नहीं है, मतलब उसको तो अब इंटरनेशनल कैटेगरी में बना के डालना शुरू कर दिया गया है, बट इट इज नॉट कि एक एक ऐसा पैमाना है जिससे पूरी दुनिया की मूवीज जज करी जाए। इट और इज वो नॉट लोग दैट। वो लोग खुद नहीं बोलते कि वो इंटरनेशनल मूवीज के सिर्फ एक कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि क्योंकि हाँ। कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे जैसे ईरान है, उसकी हम्म। एक मूवी बनी। हम्म। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन सिनेमा थोड़ा सा यूके सिनेमा उनसे रिलेट करता है क्योंकि इंग्लिश हम्म। स्पीकिंग कंट्रीज हैं, तो उनकी कुछ मूवीज आ गई। हम्म। या कोई कोई अल्जीरिया में एक छोटी सी मूवी बनी जो काफी अच्छी थी, हाँ। इमोशनली टर्की बनी। हम्म। तो उन मूवीज को प्रमोट करने के लिए वो एक स्पेशल ग्रुप ऐड, हाँ, मतलब एक इट्स एडिशन। नॉट कि आपको हर एक जो अच्छी मूवी होगी वो इस कैटेगरी में आएगी, वो इसलिए है कि कोई ऐसी मूवी जिसको अपने कंट्री में शायद सोशल वैलिडेशन नहीं मिल पा रहा है, उतना कवरेज नहीं मिल पा रहा, हम उसे लेकर के आए और उसे प्रमोट करें, है ना, शायद इस आपका वजह जैसे से। पैरासाइट एक मूवी आई थी, कोरियन मूवी थी जिसने बहुत सारे हाँ, अवार्ड जीते। तो कोरिया एक पैरासाइट बहुत ही वाज गुड। छोटी कंट्री है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद साउथ कोरिया के अमेरिका से रिलेशंस अच्छे हैं एंड दे वांट कोरियन सिनेमा टू एक्सपैंड इन हम्म। अमेरिका टू। आजकल आपने देखा होगा कि कोरियन सिनेमा कोरियन मूवीज बहुत ज्यादा अमेरिका एज वेल एज इन इंडिया भी फेमस हो रही है। के तो पॉप इज वाज एक ऑलवेज। पैरासाइट जैसी मूवी को, हाँ। जब पैरासाइट जैसी मूवी को ऑस्कर देते हैं ना, तब लोगों हाँ। को लगता है कि यार ये लोग अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। हम्म। सो आप हम्म। और डिग इन करते हैं, यू फाइनली फाउंड आउट कि उनकी हॉरर मूवीज अच्छी थी। तो हमें ये सब चीजें कैसे हम्म। पता चलती है, क्योंकि जब हम हमें थोड़ा एक सोशल वैलिडेशन मिलता है कहीं से कि हाँ, भाई फलाना बंदा अच्छा कर रहा है, तो भाई और बता तेरी क्या खूबी है। and that तो is उस what America is capitalizing on, social validation. Like from हाँ, Nobel Peace Prize to Oscar, all they are doing is like validating your efforts, and that is where everyone is running behind them so that they can get the best out of it. हाँ, Yeah. Okay, like we have, अभी तो काफी बातें कर ली हमने मूवीज एंड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में. What about space? I mean, like space is a very fascinating area, and we all have been, like बचपन में सोते समय सुबह आसमान में तारे देखना सबको अच्छे लगते थे, right? तो अगर हम स्पेस की बात करें तो लाइक इंडिया ने अभी 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करी स्पेस में. वी आर मेकिंग ह्यूज डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. लाइक वी वेंट आर सेंट आवर रोवर टू मार्स एंड वी सेंट आवर Chandrayaan mission and all those things. So what do you think where do our Indian space program stands as compared to the Western program and all those other countries? I will tell you a small thing. 2-3 महीने पहले I just went to Anza Borrego. It's a space site, international space site, Hmm. and that night I saw the whole Milky Way galaxy. Hmm. एंड जब मैंने वो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी देखी एंड पूरे पूरे इतने थाउजेंड काउंटलेस स्टार, इट वाज लाइक जस्ट अ वाइड स्प्रेड। जैसे हमें Hmm. स्टार से डॉट डॉट दिखते हैं ना, वहां पे किसी पूरा वाइड स्प्रेड था, ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे वाइट चीजें स्प्रिंकल कर दी है पूरे Hmm. स्काई Hmm. में। Hmm. Hmm. सो आई फील कि स्पेस इज अ रियली फैसिनेटिंग साइड, एंड इंडिया का जो अप्रोच है, दे आर लाइक इन द टॉप 7-8 कंट्रीज जो इतना इन्वेस्ट कर रही है। Hmm. और ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में if you want to be a superpower, you have to be in space. You have to be in space and you have to protect your scientists. I mean, like we have seen in the past, like many scientists who were in the space program, who were in different parts, working different uh, programs, were actually, killed by accident. By accident was just, an allegation, but I don't think it was by cause. But again, we need to protect our scientists and we need to protect our technology because India developed its program from scratch. Like आप देखो तो हमें किसी से कोई help नहीं मिली. We were all on ourselves and we were developing everything from ourselves. Like the Pakistan got their uranium and all those nuclear technology from China, and China got it from maybe Russia. So हमने अपना सब कुछ खुद से डेवलप किया है. बहुत ही वियर्ड फैक्ट है, मुझे पता चला कि दैट इंडियन स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम से 5 साल बाद स्टार्ट हुआ था। और हम्म. आज पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कहीं भी स्टैंड नहीं करता इन टर्म्स ऑफ इसरो। सो हम्म. आप देखेंगे इसरो इज लाइक वन ऑफ द लाइक टॉप 5 और टॉप 6 इन द ग्लोब, राइट? कोरियंस एंड जापानीज एंड अमेरिकन, यूरोपियंस, मतलब हम्म. ये पूरा ईयू इतना स्ट्रांग है एंड हम्म. इंडिया इज कम्पीटिंग विद देम। अब आजकल हम यूरोपियन सैटेलाइट्स को हमारे रॉकेट्स भेज रहे हैं स्पेस में। हम्म. सो वी आर डूइंग प्रीटी गुड राइट नाउ। हम सब भी सोच सकते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है वहां पे इतना पैसा, बट आई स्टिल बिलीव कि टू बी अ ग्लोबल पावर इट इज अ रिक्वायरमेंट कि हम्म. अगर आज हम स्पेस में नहीं गए ना, तो हम हम्म. बहुत सारी चीजें फ्यूचर में मिस कर देंगे। ये जनरेशन को शायद उतना एडवांटेज ना हो, क्योंकि हम्म. आज जो इलॉन मस्क कर रहा है कि हम मार्स पे जाने की बात या मून पे जाने की बात, कहीं भी जाने की बात कर रहे हैं, हम्म. अगर आज हम सोच रहे हैं तो शायद 100 साल बाद वो पॉसिबल होगा। हम्म. हम्म. ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज सोचा और कल उड़ गए।
बहुत हम्म सारे अटेम्प्ट्स हैं, वही चीज जो मैं हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में कि अबाउट प्रैक्टिस। एक हम्म एक्यूरेट नंबर मिलेगा, विद दैट एनर्जी, विद दैट फ्यूल, विद दैट टेक्नोलॉजी हम वहां पहुंचेंगे एक दिन। और जब हम्म वहां पहुंचेंगे, और शायद अगर आज इंडिया भी वही पोटेंशियल करता है, बिकॉज आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी सब बना लेते हैं, बट हम्म उसको इकोनॉमिकल बनाने वाला शायद उस दिन इंडिया होगा, जो उसको कॉस्ट एब्सोल्युटली एफिशिएंट हाँ। बनाएगा। और जिस दिन वो कॉस्ट एफिशिएंट बनेगा, उसी दिन हम इसको नॉर्मल पब्लिक के हाथों दे सकते हैं। क्योंकि हम्म क्योंकि एक चीज बड़ी कॉमन है कि कोई भी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट बहुत फैंसी बन सकते हैं, दुनिया में हर चीज बन सकती है, पर हम्म जब तक वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, तब तक वो मार्केट के लिए बेकार है, वो कूड़ा एक तरह से। अभी मैं एक ऐसा हाँ। फोन बनाऊं जो जो मेरे बिना उंगलियों के चले, मेरे आई आई से चले, पर उस हम्म फोन की कॉस्ट 2 मिलियन डॉलर्स है, तो क्या आप कोई हम्म खरीदेगा क्या? हम्म आई हैव टू कभी मेन मेक स्ट्रीम नहीं आ अराउंड पाएगा। $20, हम्म $100, ताकि वो सबके कन्वीनियंस हो, सब पे कर पाए उस हम्म हम्म पैसे से, तब हम्म उस प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है। सो समवेयर आई बिलीव कि इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंडिया विल बी द फ्यूचर, बिकॉज हम्म बिकॉज सेमीकंडक्टर्स की मार्केट जिस तरह चाइना से मूव हो रही है, सो आई थिंक हम्म इंडिया को डिग इन करना चाहिए, एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट, बिकॉज हम्म आई बिलीव कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होने वाला है, इट्स कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग इज नाउ कंप्यूटर। कोई भी हम्म फील्ड उठा, इवन आज 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 जब एक लेस की, आप एक चिप्स की फैक्ट्री में भी जाते हो, आप देखते हैं एक भी बंदा काम नहीं कर रहा है। मैं बचपन हाँ। में जब हिस्ट्री चैनल देखता था, तो मैं देखता था यार ये पूरी चिप्स बन गई और एक बंदे ने भी चिप्स, एक आलू तक नहीं उठाया। सब हम्म मशीन्स कर रही है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। सो और आने वाले मशीन टाइम भी में हम चलती हैं कंडक्टर्स पे ही। कंडक्टर्स पे चलती है, और हर हम्म चीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लाइक इट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही हम्म चीजें जो मतलब हम्म डोमिनेटिंग होगी, और हम सबको रेडी रहना चाहिए कि इसी फील्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करें रादर देन हाँ। किसी और फील्ड। और हमें लग के देखने में लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ की हम बात करें सेमीकंडक्टर, पर जनरली अगर आप उसके डेप्थ में जाके देखेंगे ना, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सर्किट है और एक गेट है। वो गेट आपकी हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में चलता है, जिसकी वजह से हमारे वो फैसले ले पाता है कि वो उसे चलना है कि बंद होना है ना। सिंपल और या नॉर गेट या एंड गेट हो गया, उसी पे डिपेंड करता है। बेसिक चीज़ें तो एंड वही वो रहेंगी। भी वो भी हाँ वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, वो एनपीएन डायोड्स एंड ऑल दैट के, हाँ वो एक हाँ न्यू आपके बस वो मूव हो रहे हैं एक एक हाई वोल्टेज से, और आपका एक हाँ थ्रेशोल्ड्स बने हैं, सब चीजें हाँ। उसी पे चल रही है। इट्स अ कॉमन एस्पेक्ट, बट द बेस्ट पार्ट इज कि जो ह्यूमंस ने किया है विद वीएलएसआई एंड सी एम्बेडेड एंड ऑल दैट स्टफ, हम्म पहले जमाने में जो आपका माइक्रोवेव का जो आपका जो भी सर्किट है ना इस टाइम आपका, हम्म अगर आप 1960s में ना, वो आधे रूम के बराबर होगा। और आज वो हाँ। माइक्रोवेव पे, आज तो बिल्कुल। आज वो जो ह्यूमन, जो हमारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो ह्यूमन इंप्रूवमेंट आप बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम्म लोगों ने उसको इतना छोटा किया, कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट आज इतना छोटा कर दिया हमने हम्म कि कि जो चीजें हम पूरे 5 कमरों में करते थे, शायद आज फोन के इतने से चिप वही काम इतने करेगी। शिप में कर रही है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और ये पूरा पार्ट। बट इट्स ऑल अबाउट द इंटेंट कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ना आगे बढ़ना पड़ेगा एक स्टेप। हमेशा हम ना, जैसे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, तो जो रेवोल्यूशन आईटी सेक्टर में आया, इट इज़ entirely based on the private sector effort. Let me very clear. I mean गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए होंगे, चीज़ें आसान करी, चीज़ें बिजनेस शुरू करना आसान किया, बट द रियल इनोवेशन, द एफर्ट्स वर एक्चुअली बाय द प्राइवेट सेक्टर पीपल। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है इतने सारे देशों को दवाइयाँ, हम्म। उसमें भी अगर आप बात करें तो प्राइवेट सेक्टर सब कुछ करने के लिए केपेबल है। बस सरकार को ये करना होगा कि आप रुकावट ना डालें, आपको लोगों को काम करने का तरीका आसान बनाना होगा, है ना। सो अब एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे मैंने अपना एक टाइम पे एक कंपनी रजिस्टर की थी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। अब अगर उस कंपनी को मुझे मूव करना है किसी और स्टेट में, लाइक वी वर फोकिंग टू शिफ्ट टू बैंगलोर, बट द थिंग इज कि उसमें मुझे करने के लिए इतना मुश्किल प्रोसीजर है कि मुझे लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे, मुझे वहाँ पे एनओसी लेना पड़ेगा बंगाल में कि मैं किसी का पैसा लेके नहीं भाग रहा हूँ, चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक कंट्री में ही कंपनी शिफ्ट करना इतना मुश्किल बना दिया गया है कि उससे अच्छा कि मैं नई कंपनी खोल लूँ बैंगलोर में, है ना। तो ये इतना मुश्किल प्रोसेस हो गया है। तो मुझे हमें लगता है कहीं ना कहीं तो सरकार को अपने एंड पे भी एफर्ट करना पड़ेगा कि आपके काम करने के तरीके को आसान बनाया जाए, सो है ना। आई बिलीव कि जो पब्लिक सेक्टर्स किसी भी कंट्री में होते हैं, उनका मेन मकसद प्रॉफिट जनरेट करने नहीं होता, उनको एक चेक एंड बैलेंस बनाना होता है। कि हम्म आज अगर हमारे पास बीएसएनएल है, तो उसका रीजन प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, उसका उसको एक एक बैल चेक देना है जियो को, एयरटेल को, कि उनकी मोनोपोली ना हो पाए। हम्म हम्म कल वो पूरी कंट्री को ये ना बोले कि अब एक कॉल करने के 100 रुपए। तो जिस हाँ। दिन बीएसएनएल रहेगा या एमटीएनएल जैसे नेटवर्क्स रहेंगे, तो वो एक चेक देते हैं। आज हम पावर जनरेशन एनटीपीसी कर रहे हैं, और साथ में अडानी भी कर रहा है, या टाटा कर रहा है, हाँ कोई भी कर रहा है। हाँ
हाँ। तो एनटीपीसी गिव्स देम अ रियली स्ट्रॉन्ग चेक के कि इतनी ही कॉस्ट होनी चाहिए, हम इतने में इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। गवर्नमेंट को वो हम्म। आइडिया है क्योंकि वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई बिजली बनाने में, एक यूनिट हम्म। बिजली बनाने में इतने रुपए लगते हैं। हम्म। तो कल रिलायंस आके ये नहीं बोल सकता कि मैं 15 रुपए यूनिट चार्ज करूंगा, हाँ। क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर्स हमेशा हर कंट्री में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि वो लॉसेस में भी जाता है, कभी प्रॉफिट्स में भी जाता है। जैसे इंडिया में भी जो महारत्न कंपनीज हैं, हम्म। जो हम्म। नवरत्न कंपनीज, या जैसे हम्म। आपके ओएनजीसी, एनटीपीसी, दे गो इन प्रॉफिट। पर हम्म। कुछ सिक्स सेक्टर्स भी हैं जो प्रॉफिट पे नहीं रहते, पर उन सिक्स सेक्टर्स को भी इसलिए हमें रन करना है क्योंकि दे दे गिव अ गाइडेंस टू द प्राइवेट इंडस्ट्री कि ये कंस्ट्रक्शन का सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम्म। इतनी गिट्टी डलनी चाहिए इतने सीमेंट में। हाँ। ये हाँ। सिस्टम है। ऐसा नहीं कि कल प्राइवेट सेक्टर एक बिल्डिंग खड़ी कर दे जिसमें आपका आपका कंक्रीट रेशियो गड़बड़ हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो हाँ। रहा है। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर्स का होना जरूरी है, उनका प्रॉफिट में होना उतना जरूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म। Absolutely, absolutely. I have to agree on you with this. So, अब अगर हमने शुरू की थी स्पेस प्रोग्राम की, तो अगर हम देखें तो अगर एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी बात हो रही थी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क ने एक रॉकेट लॉन्च किया विच इज़ रीयूजेबल। तो हाँ। ये कहना कि मतलब अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी ये मौका दें कि वो एक इंडस्ट्री स्पेस में जा पाए, या फिर अगर हम बात करें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आर्म्स फैक्ट्री, जहाँ पे इंडिया इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्म्स, तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी वो मौका दें कि वो आकर के आगे बढ़ के चीज़ें करें, तो डेफिनेटली वील हैव सो मेनी एलॉन मस्क इन आवर कंट्री, बिकॉज लाइक एज अ सर्वे की हर एक मतलब एक सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे एक जीनियस निकलता है, राइट? लाइक कोई रेशियो है वो। तो हाँ। शायद आपको पता है कि उस रेशियो के बारे में, नहीं like नहीं, अभी for every एग्जैक्टली याद। for every 500 million or something, like there's one genius in the country, so we can say that इंडिया में इतने जीनियस हो सकते हैं, चाइना में इतने जीनियस होंगे, और अमेरिका में इतने जीनियस होंगे। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली करना क्या है कि वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आगे आने का मौका दे। अब बात अगर शुरू हो गई इलॉन मस्क की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लाइक ट्विटर का जो हाल इस समय सबने देख रखा है, जो ब्लू टिक का सिनेरियो है, जो चीज़ें हैं, उसके बारे में व्हाट आर यू व्यूज ऑन दैट? सो आई बिलीव के जो इलॉन मस्क करता है, ही इज अ रियली स्मार्ट गाय। उसको हम्म। हम लोग अगर ऐसा वो फूलिश चीजें करता है, हमें लगता है कि बहुत बड़ा बेवकूफ है। आई विल गिव हम्म। यू अ स्मॉल एग्जांपल। हम्म। इलॉन मस्क ने ट्रक लॉन्च किया टेस्ला का। हम्म। हम्म। ही टेक्स अ स्टोन और शीशे फेंकता है, और हम्म। शीशा टूट जाता है, और वो बोलता है कि शीशा तो बुलेट प्रूफ था। सो हाँ। इलॉन मस्क की पता है दो थियरीज है। उसको पता है कि जो उसके फैंस, उनको पता है कि जिस दिन ट्रक आएगा हाँ। उस दिन वो बुलेट प्रूफ शीशा दे देगा। पर जो उसके हम्म। हेटर्स हैं, वो उसकी पब्लिसिटी कैसे करेंगे कि देखो उसका हम्म। ट्रक कितना बेकार है, शीशा टूट गया, हम्म। बेइज्जती हो गई। सो ही इज सो स्मार्ट कि वो ये चीज जानता है कि उसकी बेइज्जती में भी उसकी पब्लिसिटी है। हम्म। सो वो Absolutely कुछ भी, correct. I mean, that's very वो great point. कि वो ऐसी चीजें आजकल पता है वो ट्विटर को इतना प्रमोट क्यों कर रहा है, वो उल्टी सीधी चीजें क्यों कर रहा है, वो सबके ट्वीट्स का रिप्लाई क्यों कर रहा है? Hmm. बिकॉज जो ट्विटर सो गई थी, Hmm. 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 स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी चीज बन गई थी कि वो एक बहुत ज्यादा फॉर्मल सिचुएशन बन गया कि बड़े लोग ट्वीट करते हैं, इनका ब्लू टिक है, उन्हीं की वैल्यू है। Hmm. मैं हूँ यहाँ पे, आप कुछ ट्वीट करें तो आपको रिप्लाई भी ना कोई करे, ठीक है। हाँ। पर उसने 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 सोचा कि जब ऑडियंस को मोबिलाइज करना है, ठीक है, जो Hmm. ऑडियंस सोई हुई है, जो रीडर्स हैं, Hmm. उनको क्रिएटर बनाने के लिए उसका वो कॉन्सेप्ट था ब्लू टिक का। और आई टोटली अग्री के वो बंदा बहुत स्मार्ट है, जो भी कर रहा है वो Hmm. फेल भी करेगा या कुछ भी करेगा, बट आई थिंक ये फ्यूचर में इट विल बी अ गुड कंपनी ट्विटर। आई मीन बिकॉज लाइक आई रियली, आई मीन अभी हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं उसे, पर अगर आप ध्यान दें तो हर आदमी उस ब्लू टिक फेलियर की बात कर रहा है जिसमें वो हुआ, पर एटलीस्ट उस ब्लू टिक फेलियर की बात करते समय भी हम ट्विटर की ही तो बात कर रहे हैं हाँ, अल्टीमेटली। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना हम्म। पब्लिसिटी का, कि यू लाइक मी और यू हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। हम्म। सो इलॉन मस्क उस मतलब उस फिलॉसफी पे चलता है कि तुम मुझे गाली दो दिन भर बैठ के, पर तुम हम्म। एक बार तो मेरा सुबह में नाम लोगे लोगे। हाँ। हाँ। तो सही उससे बात। क्या हो रहा है कि जब आप ट्विटर देखते हो, आज मैं बोलता हूँ कि मेरे जितने दोस्त या कितने भी लोग हैं, आज सब लोग जाके ना ट्विटर पे इलॉन मस्क के ट्वीट्स पढ़ रहे हैं हम्म। कि आज उसने क्या लिख दिया, आज उसने हम्म। क्यों कर दिया। वो हम्म। भी सेम चीज कर रहा है जो ट्विटर बैन करता था लोगों को, आज आज भी बैन कर रहा है। उसने बोला कि इट गिव्स यू द फ्री राइट यू कैन से एनीथिंग ऑन हम्म। ट्विटर, बट हम्म। स्टिल ट्विटर इज बैनिंग पीपल राइट नाउ हम्म। टुडे। हम्म। हम्म। अगर आप कुछ ऐसा गलत लिखते हैं तो ट्विटर आज भी बैन कर रहा है। वो सेम चीज ट्विटर अपनी पॉलिसी पे ही चल रही है। हम्म। हम्म। बस वो क्या कर रहा है कि
जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे उनको बुलाने के लिए वो सब ये गेम प्लान कर रहा है, और आई थिंक कि वो इतना बेवकूफ नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि वो कर रहा है ऐसी हरकत। हम्म, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आखिर वो इतने मेहनत से वहां तक पहुंचा है तो वी हैव टू गिव हिम द क्रेडिट फॉर व्हाट या ही इज एक्चुअली डूइंग। आई मीन एवरी स्टेप इज एक्चुअली अ वेरी थॉट ऑफ प्रोसेस। हमें ऐसा लगता कि वो सुबह उठा उसने प्लान बना लिया, उसने सोचा होगा हाँ, इसके बारे में तभी वो ऐसी चीजें कर रहा है। एंड वो उसका विजन मुझे मतलब वो बंदा मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज हिज विजन कि हम्म, जब आपके पास एक टाइम ऐसा आ गया था कि इसका सिर्फ $2 बिलियन नासा से मिलने थे उसको, हम्म, अदरवाइज वो कंपनी शट डाउन हो जाती। हम्म, हम्म, पर उस बंदे ने वो डील मिली और आज वो उसी कंपनी को वो $100 ऑफ बिलियन पहुंचा लेगी। तो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे में इतनी रिस्क एबिलिटी हो ना, तो इसका हम्म, मतलब हैज अ विजन। क्योंकि रिस्क रिस्क कौन लेता है? जिसको अपने वैल्यूज या अपने विजन पे ट्रस्ट हो। हाँ, हाँ, रिस्क अगर मुझे अपने पे डाउट है ना, तो हम्म, मैं कभी भी रिस्क नहीं लूंगा। हम्म, रिस्क हमेशा वो बंदा लेता है जिसको अपने पे डाउट ही नहीं होता है। सेल्फ हाँ, डाउट जीरो होता है, और जिसको सेल्फ डाउट जीरो, इसका मतलब ही हैज वर्कड ऑन इट, उसने रिसर्च अच्छी की है, उसको हम्म, पता है कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। हम्म, सो मुझे ऐसे इसलिए आई बिलीव के ही इज अ स्मार्ट माइंड। और आज 20 साल बाद जो भी होता है स्पेस एक्स में या हम्म, टेस्ला में, जो भी होता है, हम्म, मे बी वो नेक्स्ट जनरेशन को एक कंटिन्यूएशन देगा विद न्यू टेक्नोलॉजी। खाना कैसे हम्म, खाते हैं, रॉकेट में हाँ। बैठते हैं कैसे, कुछ ना कुछ तो देख ही जाएगा। मे बी हम मार्स तक ना पहुंच पाए, पर हाँ, हम टेक्नोलॉजी वाइज एडवांसमेंट करके जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें कुछ नया करने के लिए मतलब करती है। अब अगर हाँ, आप बात करें बिजनेस की तो नो बिजनेस हैज एवर बीन क्रिएटेड इन द इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री जो बिना किसी रिस्क से बनी हो। और अगर आप बात करें तो ये बहुत ही फुलिश लगता है मुझे कि जो आम आदमी बोलते हैं कि दीज बिजनेसमैन शुड पे मोर। भाई पे मोर क्यों? वो बंदे ने अपनी पूरी जवानी लगा दी अपने काम में, उस बंदे ने अपने आप को डेडिकेट किया, अपने आप को बिल्डअप किया और आज वो वहाँ पहुंचा है कि वो इतना कमा रहा है। तुम अपने नौकरी में बैठे हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस नौकरी चाहिए कि वो बंदा नौकरी दे दे तुमको, तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना है, और फिर तुमको लगता है कि तुम्हें उस बंदे से ज़्यादा टैक्स पे करवाना चाहिए। आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर वो फेल हो गया होता तो क्या वो जनता, वही गवर्नमेंट उसे आगे 1 रुपये भी देती कि तुम फेल हो गए, यू ट्राइड हार्ड? नहीं ना। और आई मीन अब हाँ, बिजनेस का सब, अब आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, फर्स्ट डे आपको कल से बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ, व्हाट इज योर इनकम ऑन द फर्स्ट डे? इट विल बी $0 और 0 रुपीज़। $0, हाँ, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई 1 तारीख को तनख्वाह नहीं दे रहा है। हम्म, हम्म, तो आपका जो फर्स्ट प्रॉफिटेबल रेवेन्यू है वो 1 महीने में आता है, 1 साल में आता है, 10 साल में आता है, किसी को नहीं हम्म, पता। हम्म, आज भी ऐसी ऐसी कंपनी है जिनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, पर वो इन्वेस्टर्स मनी पे चल रही है। हम्म, उन्होंने अभी हम्म, तक प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया है। हाँ, दे आर जस्ट बर्निंग द इन्वेस्टर्स मनी एंड दे आर। हाँ, हाँ, पर वो एक विजन है। तो अब हम ये बोले कि वो बंदा कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, कितना बेवकूफ है, हम्म, अभी तक 1 रुपए हम्म, कमा के नहीं दिए, ये नहीं करके हम्म, दिया। पर मे बी वो कंपनी 10 साल 5 साल बाद सोसाइटी को बहुत सारी जॉब्स देके जाएगी, हाँ, बहुत हाँ, बहुत घरों को रोजगार देगी, एक हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी देगी, कुछ प्रोडक्ट देके जाएगी। हम्म, तो आई हम्म, स्टिल बिलीव के बिजनेस में रिस्क है, हम्म, बट आई स्टिल बिलीव कि वो सबसे अच्छी चीज है। मतलब अगर किसी हाँ। को शौक है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करना चाहिए बिजनेस, बिकॉज अनटिल अनलेस यू क्रिएट बिजनेस ना, यू आर नॉट गोइंग टू जनरेट वैल्यू फॉर द सोसाइटी। आप मतलब आप नौकरी से वैल्यू दे सकते हो, बिल्कुल, आई एम नो डाउट अबाउट दैट। बट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग of your own, if you want to create something from scratch and create your own work, then you should go for business if you have the risk taking capability. क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप एक्टर्स को ले लीजिए, रैपर्स को ले लीजिए, हम्म, क्रिकेटर्स को ले हम्म, लीजिए। इनका जो $1 million आप देखते हैं ना नेटवर्थ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे गेट एज अ सैलरी, एज हम्म, एन एक्टर और एज अ स्पोर्ट्समैन। हम्म, उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी होगी, उनकी हम्म, एक प्रोटीन कंपनी होगी, किसी की क्लोथिंग कंपनी होगी, कोई परफ्यूम्स बेच रहा है। हम्म, अब जैसे रिहाना है, वो $1 billion है, उसको रैप सिंगिंग से नहीं मिला। हम्म, शी हैज अ क्लोथिंग ब्रांड। तो हम्म, हम्म, कंस्ट्रक्शन में उस बंदे का पैसा है, हाँ, प्रोडक्शन में है, वीएफएक्स में। तो आप जब ये देखते थे कि कोई अमीर, पता है, बिजनेस से ही बन रहा है। जब आप हाँ, किसी बंदे को एक सर्टेन सैलरी देते ना, वो कभी हाँ, भी अमीर नहीं बन सकता है। हाँ। सैलरी से आप अमीर नहीं बन सकते। आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं, सिचुएशन हाँ, बेटर कर सकते हैं, पर आप अमीर नहीं बन सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे आपको तकरीबन हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे जो बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, एथलीट्स रहे हैं, सुपरस्टार रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं, पर अपने बुढ़ापे तक आते आते वो बैंकरप्ट हो गए हैं। अब अगर आप देखिए हाँ, सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी की आज जो पूरी
मेन ऑक्यूपेशन में बोलूंगा ना तो ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की है बिजनेसेस में, ही इज़ एन इन्वेस्टर राइट नाउ। तो उसने एक्टिंग से शुरुआत भरी करी हो, बट ही हैड द माइंडसेट कि उसने अपने आप को ऐसे डेवलप किया कि ही हैज़ मेनी बिजनेसेस। विवेक ओबरॉय की बात करी तो ही हैज़ मेनी इन्वेस्टमेंट्स इन मेनी बिजनेसेस। आप अभिषेक बच्चन को ले सकते हैं, यू कैन से दैट ही इज़ अ फेलियर इन एक्टिंग, यू कैन से इट्स अप टू योर ओपिनियन, बट ही इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड बिजनेसमैन। उसकी अपनी कबड्डी टीम है, ही इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग अ I will लॉट। still say कि अभिषेक बच्चन is not a failure. पता है Yeah, अभिषेक I बच्चन mean का, he's not, but many people like make try to make fun of him, and that is but because you know. I will tell you हाँ कि जो वो अमिताभ बच्चन इज लाइक अ बरगद का पेड़, ठीक है। अब आप हाँ बरगद के पेड़ से ना उसके आसपास घास नहीं उगती है, तो अब हाँ। आप बोलेंगे कि अभिषेक बच्चन को उस बरगद के पेड़ से कंपेयर करना, सबसे पहली बात तो हम कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हैं उसके फादर से, ठीक है। अब वो हम्म। लेजेंड है, ठीक है। अब लेजेंड को एक, क्योंकि अभिषेक बच्चन, आई हैव सीन ही इज बेटर देन लॉट्स ऑफ एक्टर्स राइट नाउ एक्चुअली इन आप उसकी टर्म्स मूवी ऑफ, देखिए, गुरु देखिए, गुरु वॉज सच अ गुड मूवी, वेन यू टॉक बट अबाउट द गुड एक्टिंग एंड मूवीज। हम लोग हाँ क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं अमिताभ बच्चन से, तो हाँ वो टोटली एकदम गलत है। वो हाँ। वो एक अलग टाइम पीरियड था, ये अलग टाइम पीरियड है, एंड हम्म वी शुड नॉट हम्म। क्वेश्चन हिम अबाउट हाँ, वी शुड नॉट डू दैट, बट अगेन आप अब आप देखो तो ट्विटर पे लोग भरे पड़े होते हैं खाली मजाक उड़ाने के लिए इस बात का। आई डोंट नो कि वो कितने सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, क्योंकि बस इतना टाइम है कि लोगों को जज कर सके, बट अगेन वी हैव टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरी वन, लाइक एवरी वन हैज समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम, and that is where we should not focus ourselves on criticizing, but we should focus on how to develop ourselves. Yeah. दैट। And so Azad, let's wrap up this podcast. I mean, it was really a cool session to discuss with you different aspects. For many a times, I had hosted many podcasts where we were completely discussing about the business aspect. But this was a podcast, my first podcast, where I get to, discuss a lot about different fields like the acting field, the space program field, and all those different aspects. And it was really nice to, connect with you and get those valuable lessons from you. Okay. Sure, likewise, it was fun Yeah. for me too. Yeah, thank you so much, Asan, for coming here. And if you want to learn more about entrepreneurship and start building your business, start taking the risk, and start building something from scratch, then you should go out and check Claren Academy, where you will find different courses on how to get started in entrepreneurship. So, Asa, thank you so much for connecting, and we'll get in touch soon, hopefully. And if you want more from this podcast, if you want more us to invite Azad again, then please let us know in the comment box, and we'll get back again. Okay. Thank you so much, Thank Azad, for coming, and it was a pleasure connecting as always. you. Welcome. Okay. Bye. Thank you.